हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का यह वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान 3 के बारे में डिटेल बातें बताएंगे और यह इन्फॉर्मेशन काफ़ी सटीक और नॉलेजेबल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर चंद्रयान के क्या फ़ायदे हैं, इसरो का फ्यूचर ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्यूचर में स्पेस को लेकर और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो नॉलेजेबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अक्सर जब भी हम स्पेस के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चांद पृथ्वी से ज़्यादा दूर नहीं है, मगर आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि चांद की दूरी हमारे पृथ्वी से इतनी है जिसमें कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स आसानी से फिट हो सकते हैं। चांद सिर्फ नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन है क्योंकि फ्यूचर में चांद हमारे विश्व के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और जब भी हम मून पर लैंडिंग की बात करते हैं तो हमारे आंखों के सामने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन की तस्वीरें सामने आ जाती हैं, जिन्होंने 21 जुलाई सन 1969 को मून पर पहला कदम रखा था। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि अमेरिका से पहले यूएसएसआर चांद पर पहुंचा था, लूना 2 के साथ, वह भी अपोलो 11 मिशन से 10 साल पहले। मगर रसिया ने आज तक इंसानों को चांद पर नहीं भेजा है, मगर चांद पर पहुंचने वाले वे पहले थे। आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि दुनिया में अभी तक मात्र ऐसे 3 देश हैं जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है: अमेरिका, रसिया, चाइना। अब यह सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है? सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है सेफ लैंडिंग, यानी चांद पर लैंड करने के बाद हमारा भेजा हुआ स्पेसक्राफ्ट सेफ हो। और यह सॉफ्ट लैंडिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और ख़ासकर भारत के लिए यह और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक बार हमने यह प्रूफ कर दिया कि भारत का इसरो सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है तो हम भी इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, जो काम आज नासा कर रहा है और पैसे कमा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स लेने का मतलब यह हुआ कि हम अन्य देशों के मिशन को कोलैबोरेट कर सकते हैं और इसी अचीवमेंट को पाने के लिए भारत ने सन 2008 में चंद्रयान 1 भेजा था, मगर इस मिशन में चंद्रयान 1 ने मून पर हार्ड लैंडिंग किया था। उसके बाद फिर से भारत ने दोबारा प्रयास किया। सन 2019 में चंद्रयान 2 भेजा गया और यह लॉन्च बिल्कुल सक्सेसफुल भी रहा और चंद्रयान 2 ने अर्थ से मून तक की दूरी, जो कि 3,84,400 किलोमीटर है, उसे भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। मगर लैंडिंग के समय मात्र चांद की सतह से आधे किलोमीटर दूर पर एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए। चंद्रयान 2 मिशन का प्लान यह था कि विक्रम रोवर 14 दिनों तक मून की सरफेस की स्टडी करेगा और वह सारी इंफॉर्मेशन इसरो तक पहुंचाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइस फेल होने की वजह से यह मिशन पूरा नहीं हो सका। और फिर से साल 2023 में चंद्रयान 3 के द्वारा भारत अपने गलतियों और टेक्निकल खामियों को रेक्टिफाई कर फिर से चंद्रयान 3 को मून पर भेज चुका है और यह सुनहरा मौका है भारत को अपनी इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी पूरे विश्व के सामने दिखलाने का। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 की खास बातों के बारे में। चंद्रयान 3 की सबसे खास बात उसकी लैंडिंग लोकेशन है। आपकी जानकारी के लिए हम यह बता दें कि अर्थ और मून में एक वन साइडेड रिलेशनशिप है और अर्थ मून से टाइडल लॉक है। इसको सरल भाषा में बताऊं तो अर्थ से मून का एक ही साइड दिखाई देता है, दूसरी साइड दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से चांद का 41% हिस्सा पृथ्वी से छुपा हुआ रहता है। उसी तरह से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। अब हम बात करते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दरअसल चंद्रयान 3 का मेन ऑब्जेक्टिव है चांद के उस दक्षिणी ध्रुव की जानकारी इकट्ठी करना जहां अरबों सालों से सूर्य की कोई रोशनी नहीं पहुंच पाई है। इस जगह की स्टडी कर हम हमारे सोलर सिस्टम के ऑरिजिन के बारे में पता लगा सकते हैं और यह भी माना जाता है कि चांद के इन गड्ढों में पानी छुपा हो सकता है, वह भी थोड़ा बहुत नहीं, तकरीबन 100 मिलियन टन। यह तो हो गया पहला ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की,
माना जाता है कि चांद की इस सतह पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर जैसे रेयर एलिमेंट्स मिल सकते हैं, जो कि भारत को फ्यूचर में नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 आखिर दूसरे अन्य मिशन से कैसे अलग है। एक्चुअली में चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में इम्प्रूवमेंट क्या क्या किया गया है। कुल मिलाकर 5 जगहों पर चंद्रयान 3 को इम्प्रूव किया गया है। पहला है पेलोड। चंद्रयान 2 में हमारा पेलोड कॉम्प्लेक्स था, जिसमें ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर शामिल थे, मगर चंद्रयान 3 में केवल लैंडर और रोवर ही हैं। दूसरा इम्प्रूवमेंट हमारे लैंडर के लेग्स में किया गया है, ताकि वह ज़्यादा इम्पैक्ट को सह सके। तीसरा इम्प्रूवमेंट है इंस्ट्रूमेंट में। चंद्रयान 3 में स्पेक्ट्रोपोलरमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, जो वेदर और एक्सोप्लैनेट की स्टडी कर सके। नंबर 4 है लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 3 को LVM-3 लॉन्च व्हीकल, जो हमारे पहले GSLV मार्क II लॉन्च व्हीकल से 30% ज़्यादा लोड कैरी करने की कैपेसिटी रखता है, उससे लॉन्च किया गया है। और यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम यह दुनिया को बता सकते हैं कि भारत हैवी लोड को अंतरिक्ष में भेज सकता है। नंबर 5 है लागत। भारत ने चंद्रयान 2 870 करोड़ की लागत से लॉन्च किया था, और कंपैरिजन किया जाए तो यह एवेंजर्स एंड गेम मूवी से भी 3 गुना कम है। लेकिन चंद्रयान 3 को इससे भी कम प्राइस में लॉन्च किया गया है। बता दें कि चंद्रयान 3 का टोटल बजट 615 करोड़ है। अब हम बात करते हैं, क्या इसरो पर देश का पैसा खर्च करना बर्बादी है। जब भारत ने मंगलयान मिशन लॉन्च किया तो अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम ने भारत का कार्टून पब्लिश कर मजाक बनाया था। मैं पूछता हूँ कि आखिर ऐसे कार्टून चाइना, अमेरिका और रूस के बारे में क्यों नहीं बनाते? क्या वे हमेशा स्पेस में सक्सेस ही हुए हैं? अभी हाल ही की बात करें तो रसिया ने खरगोश की चाल चलते हुए लूना 25 को लॉन्च किया, ठीक उसी जगह पर जहां भारत लैंड करने वाला है, ताकि वह भारत को नीचा दिखा सके। मगर बेचारा लूना 25 बुरी तरह से फेल हो गया। चाहे तो हम भी रूस की इस फेलियर का मजाक बना सकते हैं, मगर भारत इन 2 कौड़ी की चीज़ों पर यकीन नहीं करता। भारत एक बढ़ता हुआ लोकतांत्रिक देश है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है। फिर भी हम स्पेस जैसे जगहों पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए मैं आपको इसरो के बजट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। फ्यूचर में इसरो के बजट्स पर सवाल उठने वाले हैं। यह बात सतीश धवन को पता था, इसलिए जब वह इसरो के चीफ बने तो वह सैलरी के तौर पर सिर्फ 1 रुपया लिया करते थे। अभी पिछले 20 सालों से हम इसरो के बजट्स को लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन यह हमारे GDP का मात्र 0.8% है। अब हम बात करते हैं आखिर इसरो क्यों जरूरी है। तो दरअसल इसरो के होने की वजह से हम हमारे प्यारे पड़ोसी देश चाइना पर नज़र रख पाते हैं, जो आए दिन भारत के ज़मीन को अपना बताने का दावा ठोकता है। और साथ ही साथ नेचुरल डिजास्टर्स की प्रिडिक्शन करने में भी इसरो की सैटेलाइट हमारी मदद करती है। इसरो हमारे देश की जियोग्राफिकल डेटा प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम किसानों को गाइडेंस दे सकते हैं। और साथ ही साथ चंद्रयान 3 मिशन से चांद पर मौजूद मिनरल का इस्तेमाल हम फ्यूचर और ह्यूमैनिटी के लिए कर सकते हैं। तो यह सारे कारण हैं जिसकी वजह से भारत के लिए इसरो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 चांद पर कब तक पहुंचेगा। चंद्रयान 3 की जो एक्यूरेट लैंडिंग साइट है वह 70 डिग्री साउथ है, जहां पर कई सारे क्रेटर्स मौजूद हैं। और जब चंद्रयान 3 उतरेगा चांद की सरफेस पर तो उसे एक लूनर डे मिलेगा अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। एक लूनर डे धरती के करीबन 1 महीने के बराबर होता है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को जब चांद पर लैंड करेगा, तब से सिर्फ 14 दिन का समय मिलेगा रोवर को सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। बता दें कि चंद्रयान 3 में जो इंस्ट्रूमेंट है वह लूनर नाइट के लिए नहीं बने हैं, और जब चांद पर रात होती है तो टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है, तकरीबन -232 डिग्री सेल्सियस तक। और इतने कम टेम्परेचर में कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता। इसीलिए इसरो ने कहा कि हम चांद पर तब लैंडिंग करेंगे जब वहाँ सूरज निकल रहा हो।
तब से लेकर हमें 14 से 15 दिन का समय मिल जाएगा। तो यह था पूरी फुल जानकारी चंद्रयान 3 के ऊपर। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।